Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. आज के वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग पिछले जो वीडियो था उसके आंसर को हम लोग जान ले। उस वीडियो में क्या क्वेश्चन जो मैंने जिसका आंसर आप लोगों को देने के लिए मैंने छोड़ रखा था उसकी पहले हम लोग यहाँ चर्चा कर ले। क्वेश्चन क्या था? जहाँ कहीं भी जीवन है वहीं समाज है। निम्न में से यह कथन किसका है? ए. गिलीन एवं गिलीन, बी. ग्रीन, सी. जिन्सबर्ग और डी. मैकइवर एवं पेज। तो यह कथन किसका है? इजी आंसर है। इसका आंसर मोस्टली लोग जानते हैं। जहाँ कहीं भी जीवन है वही समाज है, यह मैकइवर एवं पेज महोदय की कथन है। तो इस कथन में उन्होंने और भी क्या कहा था कि जहाँ जीवन है अर्थात वहाँ समाज निश्चित रूप से पाया जाएगा। वो जीवन समाज को क्या कहते हैं? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट, आज का जो एमसीक्यूज है शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समाजों के वर्गीकरण के आधार रूप निम्नलिखित में से किसने दबाव मूलक तथा इच्छा मूलक नियम में प्रभेद किया है? ए. मैक्स वेबर, बी. हेनरी मैन, सी. मॉन्टेस्क्यू, डी. इमाइल दुर्खीम। समाजों के वर्गीकरण की बात हो रही है। यहाँ क्वेश्चन को देखिए, समाजों के वर्गीकरण की बात हो रही है। वर्गीकरण में किसने दबाव मूलक और इच्छा मूलक नियम की बात की है? तो अगर हम देखें दबाव मूलक और इच्छा मूलक नियम की बात इमाइल दुर्खीम महोदय करते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ 1 का डी हो जाता है। दुर्खीम महोदय, उनकी पहली बुक आती है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में, जिसमें उन्होंने यांत्रिक समाज और स्वावयवी समाज की बात की है। यांत्रिक समाज में क्या होता है कि दबाव मूलक नियम चलते हैं, व्यक्ति समाज के अनुरूप समाज, वहाँ क्या है, यांत्रिक एकता पाई जाती है। एक मशीन की तरह जैसा समाज चलता है वैसा ही वो लोग वहाँ के व्यक्ति भी चलते हैं। तो इसलिए वहाँ दबाव मूलक नियम कार्य करता है और स्वावयवी समाज में इच्छा मूलक नियम कार्य करता है। तो यांत्रिक एकता यांत्रिक समाज में पाई जाती है जिसमें दमनकारी कानून भी पाया जाता है, और स्वावयवी समाज में स्वावयवी एकता पाई जाती है जिसमें सामूहिक प्रतिनिधान और प्रतिकारी कानून पाए जाते हैं। तो यहाँ फर्स्ट का आंसर तो हमारा मिल गया डी। इसके साथ ही जान लें कि मैक्स वेबर 2 तरह के समाज की बात करते हैं, एक पारंपरिक समाज और एक तार्किक समाज की बात करते हैं। हेनरी मैन 2 तरह के समाज की बात करते हैं, एक परिस्थिति समाज और एक संविदा समाज की बात करते हैं। वहीं वेबर का लिख दूं मैं पारंपरिक और दूसरा तार्किक समाज की बात करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने फर्स्ट का आंसर देखा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें। निम्नलिखित में से कौन एक जनजातीय धर्म का लक्षण नहीं है? अर्थात जनजाति में जो धर्म पाया जाता है उसका कौन सा एक लक्षण नहीं है? ए. टोटमवाद, बी. आत्मा का परकाया प्रवेश, सी. वर्जन, डी. मंदिर। तो देखा जाए टोटमवाद की व्याख्या कौन करते हैं? दुर्खीम महोदय करते हैं। आत्मा की बात भी जनजातियों में होती है, कई तरह के निषेध होते हैं, उनमें टैबू होते हैं। जैसे बहुत से जनजातियों में श्रीलंका की बेड्डा जनजाति है, उसमें क्या है, भाई बहन एक छत के नीचे नहीं रह सकते। इस तरह से कई सारी उनमें टैबू पाई जाती हैं। मंदिर की कहीं जनजातीय धर्म में बात नहीं आती है, मंदिर की कहीं चर्चा नहीं है। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गोल गधेड़ों नामक नृत्य का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है? ए. थारू, बी. भील, सी. असम की कुकी, डी. नागा। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? भील जनजाति। गोल गधेड़ों नामक नृत्य कहाँ पाया जाता है? भील जनजाति में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बिढूर एवं खरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? भोज्य पदार्थ संग्रह, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी चौपायों का पालन पोषण, ऑप्शन सी खेती बाड़ी, ऑप्शन डी कुटीर उद्योग। बिढूर और खरिया जनजाति जो है भोज्य पदार्थ संग्रह का कार्य करती थी, लेकिन अब यह खेती बाड़ी का भी कार्य करती है। तो अगर आंसर देखें बुक्स के अकॉर्डिंग तो आंसर इसका हो जाता है यहाँ ए, लेकिन अब यह क्या है, खेती बाड़ी का कार्य भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति कहती है कि वेश्यावृत्ति एक पाप नहीं है? ए. बछरा एवं बेड़िया, बी. गोंड एवं भील, सी. थारू एवं मुंडा, डी. पनिका एवं बैगा।
तो मध्य प्रदेश की वो जनजाति कौन सी है जो वेश्यावृत्ति को पाप नहीं समझती? वो है बछड़ा एवं भेड़िया। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, युयुत्सु एवं औद्योगिक समाज की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? ए कार्ल मार्क्स, बी स्पेंसर, सी कार्ल पापर, डी इमाइल तुर्खीम। तो युयुत्सु समाज और औद्योगिक समाज, बहुत इजी इसका आंसर। यह अवधारणा किसने दी है? स्पेंसर महोदय ने दी है। स्पेंसर महोदय से संबंधित वीडियो बना हुआ है, आप वहां अगर देखेंगे तो इसका आंसर इजीली आप समझ सकते हैं। वो समाज को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। सैनिक समाज को ही यहाँ हम युयुत्सु समाज कहते थे, इसको क्या सैनिक समाज भी कहते हैं। सैनिक समाज और औद्योगिक समाज की वो बात करते हैं। वे कहते हैं कि पहले लोग क्या थे? झुंड में रहते थे, युद्ध करते थे, हमेशा उनका कोई अस्थायी नेता नहीं था, और जो नेता होता था उसी की संतान चलती रहती थी, तो मृत्यु के उपरांत भी उसका बेटा नेता बनता था। तो इस तरह से क्या है कि पहले क्या था? युयुत्सु सैनिक समाज था, हर वक्त लड़ाई युद्ध होता रहता था, लोग झुंड में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आया और समाज सैनिक समाज से औद्योगिक समाज की ओर परिवर्तित हुआ। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कुछ समय पहले भारतवर्ष में जनजाति के अस्मिता के बारे में गंभीर विवाद था। एक ओर जीएस घुरिये ने यह मत व्यक्त किया कि जनजातियों का हिंदू समाज में पूर्ण रूप से सात्मीकरण होना चाहिए। दूसरी ओर एक प्रसिद्ध ब्रिटिश मानवशास्त्री ने यह मत व्यक्त किया कि भारतीय जनजातियों के साथ किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए तथा उनकी स्वतंत्र अस्मिता बनाए रखनी चाहिए। यह ब्रिटिश मानवशास्त्री कौन था? तो क्वेश्चन को अगर हम देखें ध्यान से, तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि भारत में जनजाति से संबंधित क्या करे? जीएस घुरिये कहते हैं कि जनजाति जो होते हैं उनका हमें हिंदुओं के साथ सात्मीकरण कर देना चाहिए, उन्हें अपने हिंदुओं के साथ मिला देना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरे जो मानवशास्त्री हैं, ब्रिटिश मानवशास्त्री जिसको हमें बताना है, वो कहते हैं कि नहीं, जनजातियों को अलग रखना चाहिए, उनके जीवन में किसी प्रकार का हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए इस तरह से, नहीं तो उनका जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है वो लुप्त हो जाएगी। तो इस तरह की बातें कौन करते हैं? तो ऑप्शन ए है रिजले, ऑप्शन बी एल्विन, ऑप्शन सी हट्टन, ऑप्शन डी गिथिफ। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। 7 का आंसर बी। बहुत बार यह रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन में पेपर में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जनजाति से संबंधित सात्मीकरण की बात जीएस घुरिये महोदय करते हैं और अलगाव की बात बेरविल एल्विन महोदय कहते हैं। राष्ट्रीय उपवन की बात करते हैं कि वे जनजाति को जो जहाँ है उन्हें उपवन बना के उनको वहीं सुरक्षित कर देना चाहिए, उनको अलग रखना चाहिए जिससे उनका कल्चर नष्ट ना हो, उनमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो 7 का आंसर हो गया यहाँ हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न प्रकार के समाज में से किस में श्रम विभाजन अत्यधिक विस्तारित होता है? श्रम विभाजन की अगर बात करें तो श्रम विभाजन की बात कौन करता? अभी हम लोगों ने देखा कि दुर्खिम महोदय श्रम विभाजन की बात करते हैं, इनकी बुक भी है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि 1893 में आती है। दुर्खिम से संबंधित वीडियो बना हुआ है, अगर आप वहाँ दुर्खिम का वीडियो देखते हैं तो आई थिंक इसका इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए है चरवाहा समाज, ऑप्शन बी कृषक समाज, ऑप्शन सी औद्योगिक समाज, ऑप्शन डी उत्तर औद्योगिक समाज। उन्होंने क्या कहा कि समाज जितना पारंपरिक होगा तो वहाँ क्या है, यांत्रिक एकता पाई जाएगी, वहाँ श्रम विभाजन बहुत कम होगा, और जैसे ही जैसे समाज का विस्तार होगा, समाज जैसे बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी, जैसे समाज का विकास होगा तो उसके अनुसार वहाँ श्रम विभाजन बढ़ता जाएगा। तो यहाँ क्या है, चरवाहा समाज में श्रम विभाजन उतना अधिक नहीं होता है, कृषक समाज की अपेक्षा औद्योगिक समाज में श्रम विभाजन अधिक होता है, और औद्योगिक समाज की अपेक्षा उत्तर औद्योगिक समाज में श्रम विभाजन सबसे अधिक होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर यहाँ बन जाता है डी, उत्तर औद्योगिक समाज में श्रम विभाजन सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, समाज संघर्ष द्वारा रेखांकित सहयोग है, यह कथन किस समाजशास्त्री में से एक से संबंधित है? इंगित कीजिए। ए मैकाइवर, बी मर्टन, सी जॉनसन, डी किंसले डेविस। तो अगर हम यहाँ देखें तो यह एक कथन है कि समाज क्या है, संघर्ष द्वारा रेखांकित सहयोग है। तो समाज में संघर्ष और सहयोग दोनों की बात करते हैं, कौन करते हैं? मैकाइवर महोदय करते हैं। 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए।
इसी कथन को कहीं कहीं लिखा होता है कि समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है। क्वेश्चन में यह क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आ चुका है और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है और इजीली आप इसको याद कर सकते हैं। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित में से कौन सा एक कथन औद्योगिक समाज की विशेषता व्यक्त करता है। एक जो कथन है इसमें से औद्योगिक समाज की विशेषता को हमें बताना है। ऑप्शन ए है परंपराओं एवं प्रथाओं का अनुरक्षण, ऑप्शन बी सजातीय एवं वर्ग चेतना की कमी, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, ऑप्शन डी यांत्रिक एकता। तो औद्योगिक समाज की विशेषता क्या है? औद्योगिक समाज में उत्पादन अधिक मात्रा में होती है। मार्क्स ने बहुत अच्छे से इसको समझाया। वर्ग संघर्ष होता है, वर्ग चेतना जागृत होती है, तब वर्ग संघर्ष होता है। तो इस तरह से अलगाव होता है। तो बहुत सारी बातें औद्योगिक समाज के बारे में बताया है। तो यहाँ हम परंपराओं और प्रथाओं का अनुरक्षण नहीं होता है। यह क्या है? पारंपरिक समाज में होता है, औद्योगिक समाज में नहीं होता है। सजातीयता एवं वर्ग चेतना की कमी, वर्ग चेतना की कमी औद्योगिक समाज में नहीं होती है। मार्क्स बहुत अच्छे से समझाते हैं कि यहाँ क्या है? वर्ग चेतना की कमी पारंपरिक समाज में होती है, लेकिन औद्योगिक समाज में वर्ग चेतना जागृत होती है। तब लोग एक वर्ग के रूप में उभर कर आते हैं, स्वयं के लिए वर्ग, स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग बनाते हैं, तब जाके वर्ग संघर्ष होता है। तो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष औद्योगिक समाज की यह विशेषता है। यांत्रिक एकता दुर्खिम ने बताए हैं कि क्या है, जो पारंपरिक समाज है उसमें यांत्रिक एकता पाई जाती है और औद्योगिक समाज या आधुनिक समाज में क्या है? स्वाभाविक एकता पाई जाती है। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। मार्क्स की अगर वीडियो देखेंगे तो इसका आंसर इजीली आपको मिल जाएगा। मार्क्स से संबंधित वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित समाजों में से कौन सा एक समाज जादू द्वारा प्रभावित होता है। यहाँ जो समाज के नाम दिए गए हैं, इन समाजों में से कौन सा समाज जादू द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन ए है ए औद्योगिक समाज, ऑप्शन बी एक जनजातीय समाज, यहाँ एक होगा एक जनजातीय समाज, ऑप्शन सी एक कृषक समाज, ऑप्शन डी एक पूर्व औद्योगिक समाज। तो इसका आंसर आप लोग देंगे। आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। आई थिंक यह जो MCQs है यह आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, काफ़ी चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी। थैंक यू, धन्यवाद।